हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में इकोनॉमिक्स देख रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, इसी पर हम लोग आपका देख चुके हैं और इन पर हमने बात कर ली थी। तो सीमांत उपयोगिता को कल हम इतना आपका पढ़ चुके थे, इतनी हम लोग बात कर चुके थे। थोड़ा सा आगे बढ़, ठीक, ये इतना हमने पढ़ लिया। ठीक, इसमें आप एक बार देख लीजिए, उपयोगिता, कीमत, कुल उपयोगिता, सीमांत, सारी चीजों पर हम लोग एक एक कर आपका हमने बात कर ली थी। उपयोगिता को, सीमांत उपयोगिता को हमने देख लिया, ये हम देख चुके थे। इससे इतना भी हम देख चुके थे। आप थोड़ा इसका संबंध जो है हम स्थापित करना है और इसको हमको देखना है और हमें इन पर आपका बात करनी है। ठीक है, तो आप एक बार गौर करके अच्छे से देख लीजिए। चलिए थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं और इस पर हम लोग आपका, तो सबसे पहले इसी पर आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। उपभोग, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में उपभोग तब संतुलन होता है उपभोग तब संतुलन होता है जब वो शर्तें पूरी करता। क्या है? वो शर्तें पूरी करता। कौन सी? MUN अपॉन D इक्वल टू MU अपॉन यूनिट नंबर्स में M रख देंगे बस। ये दो शर्त पूरी कर, कैसे? जहां जहां MUM, जहां MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। MUM जहां मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। कहते हैं सीमांत उपयोगिता। MUN क्या होगा? वस्तु X की सीमांत उपयोगिता। वस्तु X मतलब कोई भी वस्तु, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता।
क्लियर है? Pn क्या है? वस्तु x की या x का मूल्य या कीमत, x का मूल्य। अर्थात वस्तु की सीमांत उपयोगिता सीमांत सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत MUN घट रहा है। क्या है? MUN जहां वस्तु घट रहा है। क्लियर है? ये हमें ध्यान देना है। अब वो क्लियर हो गया? थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। MUN, ठीक है। तो MUN अपॉन PN इक्वल टू MUM। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि MUM यानी कि ये वाला नंबर MUM कहाँ है? जहां एक वस्तु की सीमांत वस्तु की मुद्रा की, जहां को MU क्या है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। MUN यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या है? वस्तु की कीमत है, ठीक। और PN क्या है? वस्तु का मूल्य, ठीक। तो वस्तु कीमत अपॉन वस्तु का मूल्य इक्वल टू मुद्रा का सीमांत उपयोगिता, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन है और ये मैंने आपको इसमें खोल कर आपको दूसरी स्थिति को भी हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब दो स्थिति हो जाएंगी, ठीक। तो सिंपल क्या होगा? ये फार्मूला आपका डबल हो जाएगा, यही तो होगा, डबल हो जाएगा। अब इसी में बात कर रहे हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति आप देखें क्या होगा? MU x अपॉन PX इक्वल टू MU PX। भाई दो होगी ना, दो वैल्यू, तो ये x हो जाएगी, तो ये क्या होगी? y, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? y। अब हम दो पर ले रहे हैं, दो वस्तुओं पर, तो एक x हो जाएगी, एक y हो जाएगी। तो इसलिए हमने n नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा, दो वस्तुएं, एक को x मान लिया और एक को y मान लिया, ठीक है। तो इनको हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए वो दोबारा देखते हैं। म्यू बाय डी अपॉन वाई, इस तरीके से दोनों को हम बराबर करें, ध्यान रहेगा इतना। इस तरीके से फिर भी क्या होगा इनमें, अगर हम आपका देखें दो वस्तुओं के बाद भी सेम कहानी है, पीछे जाओगे और क्या आएगा? MUM ही आएगा। यहाँ नंबर्स में था, यहाँ क्या हो जाएगा? MU, ठीक। देख लीजिए, तो दोनों वस्तुओं का मैंने आपको उपभोग संतुलन किया। ये U है, V सा बन जाता है मेरे से, में U है। मार्जिनल तो आप निकाल के देख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था कि देखिए एक क्वांटिटी का इसको दिया है कि एक में इतना, दो में इतना, तीन में इतना, मार्जिनल का अंतर करके नंबर से डिवाइड किया है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक।
रुपए का नोट वाला अधिष्ट मान दाएं ओर शिफ्ट हो रहा है, बाएं ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उपभोग बजट सेट भी इसी में है। ठीक है, अब ये बजट सेट के बारे में आप देख लीजिए। जैसे उस दिन मैंने आपको बंडल बताया था ना, देखिए मैंने आपको बंडल बताया था कि बंडल क्या हो सकता है, दो वस्तुओं का एक समुच्चय हो सकता है। जैसे उसमें एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था केला और आम का। ठीक, फिर इसको मैंने कहा था भाई हम केलों को x मान सकते हैं और आम को हम y मान सकते हैं। ठीक है, तो x y इस तरह का क्या हो गया, बंडल हो गया। यही बताया था मैंने आपको, क्या हो गया था, एक्स वाई एक आपका बंडल हो गया था। अब ये चीज किसमें है, आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अब मैं लिख दिया 5 केले 3 आम। अब हो सकता है टोटल क्वांटिटी 8 हो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 केले, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 और 8। और मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ, ये 8 हो ये 0 हो। मैं इस तरह को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 8 हो ये 1, सॉरी 7 हो ये 1 हो, ये 6 हो ये 2। तो बहुत सारे इस तरीके के बंडल बन सकते हैं। यही आपको मैंने उस दिन भी बताने का प्रयास किया था। ठीक, आ गया बंडल का सेट। ये जो बंडल है वो कैसे बनते हैं, देखिए ये सारे वो चीज है, ये आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक, यही वो बात यहाँ आपको समझा रहा है। ये आपका बजट सेट है। ठीक है, एक तरफ उन्होंने आम को रखा है प्राइस के रेट पे, ठीक है, एक तरफ उसको रखा है। ठीक, तो P1 प्लस P2 इवन X1 X2 मार्केट रेट पर सेट है इसका। ठीक, चलिए इस पे एक शब्द था तटस्थता वक्र वाला, बच्चों ने कहा था कि इसे थोड़ा सा बताना। तटस्थता वक्र, उपभोग बजट, कहाँ है, अधिमान उपमान, अधिमान आकृति, एकल वस्तुओं की मांग, हासमान उपयोगिता, ये मैं समझा चुका था। क्रम वाच्य में इसमें नंबर जो था उसमें बता दिया था मैंने आपको। ठीक, ये आकृति वाला हो चुका था। एक दृष्टमान यानी कि अनादिमान चित्र। अब हम बात करते हैं, उपभोग सेट हो गया था ना। ठीक है, तो उपभोग सेट था। ठीक है, चलिए यहां शुरू करें। अनादिमान वक्र, अनादिमान वक्र उल्लेखनीय है कि हास मान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम। अधिमान वक्र का उद्गम के प्रति उत्तल बना देता है। उत्तल यानी कि कॉनकेव बना देता है, उसको इस तरीके से थोड़ा सा बना देता है। जांच कीजिए कि एक अधिमान वक्र की अति सामान्य आकृति लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तु है। एक तो है अधिमान की क्या है, अति आकृति। एक है उसका पूर्ण प्रतिस्थापन, जब पूरा आपका सब्स्टिट्यूट कर दें, सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती, यानी कि जो मार्जिनल रेट है वो आपका नहीं गिरेगा। इसमें इन्होंने तालिका को बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, इसको मैं अभी लास्ट में समझाऊंगा कि तालिका कैसे बनती है। लेकिन इसमें कुछ आपके संयोग की बात भी करता है। जैसे 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के नोट का वही संयोग रहता है। चाहे 5 रुपए के सिक्के ले लीजिए, 5 रुपए का नोट, योग आपका वही रहेगा। क्लियर है, आपने 5 रुपए के नोट लिए, सिक्के रहेगी, यानी कि उपभोग कैसा रहेगा, तटस्थ बना रहेगा। अब चाहे नोट में कंपेयर कीजिए, सिक्कों में कंपेयर कीजिए, लेकिन तटस्थ बना रहेगा। उपभोग के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 रुपए का सिक्का मिले या अथवा 5 रुपए का नोट। आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, आप नोट दीजिए सिक्का दीजिए, वैल्यू बराबर ही है। अतः इस बात का विचार किए बिना उस पर 5 रुपए कितने नोट हैं, उपभोक्ता 5 रुपए का एक नोट के बदले में केवल 5 रुपए का सिक्का त्याग कर सकते। अब 5 रुपए के बदले में आपको 5 रुपए का जो मतलब नोट के बदले में सिक्का त्यागना पड़ेगा, सिक्के के बदले में नोट त्यागना पड़ेगा। इसलिए उपभोग के लिए दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूटरी हैं। अगर नोट नहीं होगा सिक्का चलेगा, सिक्का नहीं है तो आपका नोट चलेगा। इसको प्रदर्शित करने के लिए अनादिमान वक्र है, यानी कि अगर आपको पूर्ण प्रतिस्थापन दिखाना है तो आप किससे दिखाएंगे, आप अनादिमान वक्र से दिखाएंगे। तो पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए अनादिमान वक्र यानी कि दो वस्तुओं का अधिमान वक्र जो पूर्णतः प्रतिस्थापन होती हैं, उनको सीधी रेखा में, यानी कि एक वस्तु दूसरी का
क्या कर ले, स्थान ले ले। अब उदाहरण के लिए बहुत अच्छा समझाया था। अब 5 रुपए का जो नोट है, नोट, अब उसकी जगह कौन आ जाएगा, 5 रुपए का सिक्का। ये इसका स्थान ले सकता है, ये इसका अनादिमान है। ठीक, इसको ले सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा अनादिमान को अभी पढ़ेंगे। अब देखिए, यह देखा जा सकता है कि उपभोग उतना ही है जितना 5 रुपए के सिक्के को त्याग करके था। अब आपने नोट के बदले सिक्का ले लिया, उपभोग उतना ही बना रहेगा। प्रति बार में उसके बाद अतिरिक्त 5 रुपए का नोट रहता है। और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु का अधिमान वक्र दो पूर्ण वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं की अनादिमान वक्र एक सीधी रेखा में होते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है पेपर में कि जब आप पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु का अधिमान वक्र खींच रहे हैं तो दो पूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शित करने वाला दो वस्तुओं की अनादिमान वक्र एक कैसे होता है, सीधी रेखा में। यानी कि अनादिमान वक्र हमेशा सीधी रेखा में होता है। यानी कि ना वो कॉनकेव है, ना वो कॉन्वेक्स है, ना वो नीचे झुकेगा, ना ऊपर झुकेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, थोड़ा सा अधिमान वक्र के बारे में देते हैं। आखिर में है क्या अनादिमान वक्र, आप बहुत देर से कर रहे हैं। ध्यान दीजिए अनादिमान वक्र के बारे में। अधिमान वक्र को देखिए। अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के दो वस्तुओं के विभिन्न, यानी कि अलग अलग संयोगों को दर्शाता है। कैसा है, दो संयोगों को जो उपभोग के समान समान स्तर की उपयोगिता अथवा क्या होगी, उन समान स्तर की अथवा संतुष्टि प्रदान करता है। संतुष्टि प्रदान करता है। अब वही एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए एक 5 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का सिक्का, काम दोनों के बराबर है। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई आपका केला लिया, केला भी आपकी भूख बुझा रहा है और आम भी आप भूख बुझा रहा है। तो केला क्या हो गया, आम का सब्स्टिट्यूट हो गया और आम केले का सब्स्टिट्यूट हो गया। क्लियर हो गया। होता क्या है, बहुत बार मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, ठीक है, अब आपको शर्ट खरीदनी होती है। तो हमें क्या लगता है कि यार हम लोग आपका शर्ट खरीदने के लिए गए और सब जैसी हमको चाहिए थी वैसी नहीं मिली। क्लियर है। क्या आपको लगता है यार ये तो शर्ट आपको उससे भी बड़ी है। तो जो हमको सहयोग प्रदान कर दे, जो हमको संतुष्टि कर दे, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको पूर्ण प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अनादिमान वक्र में क्या है, दो वस्तुओं के विभिन्न सहयोग, अलग अलग सहयोग इसमें हो सकता है। क्लियर है। और उसी सहयोग को दर्शाता है और उपभोग के समान स्तर की उपयोगिता है। यानी कि आप अगर प्लेन शर्ट खरीदना चाहते थे, जैसे संतुष्टि आपको प्लेन शर्ट खरीद के होती, वैसी आपको चेक शर्ट खरीद के हुई। क्लियर है। आप मान लीजिए आप एडिडास के जूते खरीदने के लिए गए और एडिडास की जगह आपने पूमा के खरीद ली, एडिडास आपको नहीं मिला, तब भी आपको क्या होगा, पूर्ण संतुष्टि। अरे भाई मजा आ गया, मैं है ना, एडिडास के मिल गए। आप रिवॉक का खरीदने के आपको आपको रेड टैप के मिल गए। तो इस तरीके से ये सारी समान उपयोगिता की संतुष्टि का लेवल बना। वही बात यहाँ आपको डेफिनेशन में बताई गई। अब देखिए ये चित्र को उन्होंने बताया गया है, दिखाया गया है।
यहाँ 5 रुपए के नोट हैं और यहाँ 5 रुपए के सिक्के एक साइड में। क्लियर है? अगर कुछ और होती, मान लीजिए इसकी जगह आपका कीमत होती, यहाँ वस्तु की संख्या होती, एक को हमको एक्स एक्सेस मान लेते, एक को हम वाई मान लेते, जबकि क्या माना गया, सेम चीज है यहाँ, तो इनको दिखाया गया है कैसे अधिमान वक्र। अब देखिए 1 रुपए का नोट है, उतनी ही काम करेगा जितना कि 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का नोट, इस तरीके से उनको बताया गया। और ये क्या कैसा है, फिर इनके जो मीट पॉइंट है इनको मिलाया गया है। और ये क्या है, मुझको फिर भी तिरछी खींचिए, ये कैसे हैं, एक आपका सीधी रेखा। इसी की बात कर रहा था कि दो वस्तुओं के जो अधिमान वक्र हैं वो कैसे होते हैं, एक सीधी रेखा में होता है, इसमें होता है सीधी रेखा में होता है। ठीक, अभी हम ग्राफ बनाने आगे भी सीखेंगे, अभी तो आप ध्यान रखिए कैसे बनते हैं। चाहे कीमत होता है, यानी कि एक नंबर को, अब ऐसा नहीं कि हम नोट पे आ रखे सिक्कों के नहीं, हम इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये कैसा है, पूर्ण प्रतिस्थापन है। ठीक, 5 के नोट की जगह 5 के सिक्के ने उसकी जगह लिया। तटस्था वाला वक्र है, ठीक है, तो सीमा चले तो भी समझेंगे। सीमान मंडल, हम इनको दोनों को देखेंगे कि बाएं ओर कैसे खिसक सकता है, लेफ्ट ओर कैसे जाता है, कि ढाल कैसा है। क्लियर है? इसको भी समझेंगे और इन पर भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसे ही क्यों होता है, इनका बीट पॉइंट क्या है। ठीक है, उपभोग सेट, बजट सेट, ये तो मैंने वहां उस टाइम आपको बताया था कि मंडल क्या है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ पीछे, क्योंकि पढ़ने से पहले ये आपको बहुत बार मिलेगा और ये समीकरण आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, सीधी रेखी वाली, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना, देंगे नेक्स्ट लेक्चर में।